प्रधानमंत्री की नई मुहिम जन से जग तक आत्मनिर्भर भारत, आज उन्होंने नया नारा दिया है और साथ ही साथ कोरोना के इस संकट काल में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन 4 आएगा 18 मई से, लेकिन नए रंग रूप में होगा और हमको इसके लिए होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री के इसी आर्थिक पैकेज पर बात कर रहे हैं, मजदूरों के पलायन पर भी बात होगी। मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मोहसिन वली जो कि एक पद्मश्री डॉक्टर हैं। हम पूछेंगे कि भारत की लड़ाई से अभी तक वो कितने संतुष्ट हैं, साथ ही साथ गरीबों के बारे में उनकी क्या सोच है, जो हमारे मजदूर भाई निकलकर सड़कों पर जा रहे हैं, जो दृश्य सबको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं आरजेडी से और मनोजित मंडल साहब हैं टीएमसी के सपोर्टर। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने एक और बात की, डिमांड की, लेकिन डिमांड तभी बढ़ सकती है जब आदमी के जेब में पैसा हो। ज्यादातर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, मजदूरों के पास काम नहीं है। ऐसे में डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने होंगे और इंडस्ट्री बॉडीज को क्या करना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? देखिए, डिमांड तभी जनरेट होगी जब, जैसे आपने कहा कि आमदनी जनरेट होगी, उसके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार पैदा करना इसमें बहुत कठिन होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट एकदम से फ्रीज हो गया है और कंज्यूमर की डिमांड भी कम हो गई है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह रहा है कि हम प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, हमारे पास तो 4 लाख कारें हैं और लोग अभी शोरूम में आ नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इससे समस्या से 1 साल लगेगा कम से कम निकलने में। तो इतने बीच में हमें महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को और तेज कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए, और एक अर्बन गारंटी स्कीम भी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि जो युवक है जिसके पास काम नहीं है इस समय, वो यहाँ पे अर्बन गारंटी स्कीम के तहत काम सके। और जो डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हमारी इंडस्ट्री समय चल सकती है, वहां पे हमें काम शुरू कर देना चाहिए। और बाकी जो अभी है वहां पे तो बहुत रुकावट आएगी, बहुत परेशानी आएगी। परेशानी के साथ हमें जो हमारे गरीब लोग हैं वहां पे खाना पीना बांटना ये बहुत जरूरी है, जिससे कि जिनको काम न भी मिले उनको कम से कम खाना पीना पर्याप्त मिलता रहे। तो इसीलिए ये पैकेज, मेरा मानना है कि 18 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ गरीबों की देखरेख में ही निकल जाएगा, और उसके ऊपर बाकी जो हमारे छोटे उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पे उनका वर्किंग कैपिटल ना खत्म हो। वहां पे अगर काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो काम पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस समय 99% यूनिट एमएसएमई के होते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री के होते हैं, और वहीं पे सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की कमी होती है, वहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो जो एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर है उसको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वहां पे काम एकदम खत्म हो गया है क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक और चीज जानना चाहूंगा सर, ये जो मजदूर माइग्रेट कर रहे हैं, सभी से उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है, लेकिन जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेंगी, कॉटेज इंडस्ट्री कैसे चलेंगी? आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, ये हमारा थोड़ा कमजोरी रही लॉकडाउन के दौरान कि जो जहां पे है उसको वहां पे पूरा खाने पीने के पूरा सुविधा नहीं मिला, तो इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं कि कम से कम गांव में खाने पीने का मिलेगा। अब उसमें विश्वास एक तरह से टूट गया है और वो अब पता नहीं कितने समय में वापस आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को तेज कर देना चाहिए, जिससे कि कुछ रोजगार वहां पे मिलता रहे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी मात्रा में लोग वापस आएंगे, तो ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति हमारी रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल इस समय है। ठीक है, अगर मैं 4 सेक्टर्स की बात करूं तो आपके हिसाब से किन 4 सेक्टर्स को सबसे पहले खोलना चाहिए हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से? देखिए, सबसे ज्यादा है कि एसेंशियल चीजें जो हैं हमारे, जैसे कि कृषि है, वहां पे पूरा उत्पादन होता रहे। हमारा जो फिशरी है, हमारा जो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है, यहाँ पे खोलना आसान होगा। दूसरा जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग के, वो। तीसरा हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल प्रोडक्शन है, उसमें तेजी लाने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे रखते हुए हम अपना काम दोबारा शुरू करें, जिससे कि रोजगार तेजी से बढ़े। ये सेक्टर्स को तुरंत हमें जो देखना पड़ेगा। अभी एयरलाइन इंडस्ट्री वगैरह को तो हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा लॉस है और वहां पे इस समय एसेंशियल भी नहीं है इतना। तो ये जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, इनको खोलना और इनको सुविधा देना ये बहुत जरूरी है। एक ये भी मांग हो रही है कि आपने मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात की, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम हो, कुछ पैसे लोगों के अकाउंट में डाले जाएं। आपको क्या लगता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आए व्यक्ति को कितने पैसे सरकार डाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जो लगातार हो रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो $1.9 है पर पर्सन पर डे, उसका आधा हम दें
हम इस समय पूरा तो नहीं दे सकते हैं, तो यानी कि करीब $0.9 यानी कि करीब करीब 70 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से हमें डालना पड़ेगा लोगों के अकाउंट में, और इसीलिए मेरा अनुमान है कि 18 लाख करोड़ रुपए तो वहीं लग जाएगा। तो ये अगर 70 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलेगा तभी वो जो है संभावनाएं जो कुछ जगेंगी। लेकिन सर ये तो उस आबादी को डालना पड़ेगा ना जो बीपीएल में आए हैं, सभी को तो नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या बीपीएल में आए लोगों का ही कैलकुलेशन आपके हिसाब से 18 लाख करोड़ के आसपास होगा? देखिए, मेरे अनुमान से इस समय 50% लोगों के काम चला गया है, उनकी आमदनी जीरो हो गई है, तो वो बीपीएल के नीचे आ गए हैं। तो वो 50% जो हमारे देश की आबादी है उसको सपोर्ट करना जरूरी होगा। तो यानी मान के चलिए कि करीब 70 करोड़ लोगों को इस समय हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। ये हाफ पॉवर्टी लाइन, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड बैंक की, करीब 70 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन, वो हमें देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, आप जो बोल रहे हैं तो हरक्यूलियन टास्क है, 70 करोड़ लोगों को पैसा देना। इसी सवाल को लेकर मैं सीधे राहुल जी मैं आ रहा हूं, मनोजीत भाई आपके पास, राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, आगे की राह मुश्किल तो है, सबको पता है मुश्किल है, हम सबको पता है मुश्किल है, लेकिन क्या इसके मैनेजमेंट में इन निटिग्रिटीज का ख्याल किस तरीके से रखा जाना चाहिए? आपका एक्सपर्ट सजेशन क्या है राहुल देव जी? देखिए, मैं वरुण जी साथ में बैठे हैं, तो इतने उनके आगे मैं कोई सुझाव दूं, ये आर्थिक क्षेत्र में कोई तुक नहीं है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, उनका शिष्य हूं और उनका प्रशंसक हूं। लेकिन कुछ मोटी बातें जो समझ में आती हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, जो अनुमान उनकी बातों से लग रहा है कि वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, उन्होंने लघु और उद्योगों का लगातार जिक्र किया, इनके हाथ में सीधी लिक्विडिटी वो देने की कोशिश करेंगे, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कुछ पैसा देंगे। कितना देंगे, किस वर्ग को कितना देंगे, ये अभी हमारा ब्यौरा नहीं आया है, इसलिए हम अनुमान लगा ही सकते हैं और उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी इंतजार करना पड़ेगा 1-2 दिन। बेहतर होता वो हमें थोड़ा और बता देते, देश थोड़ा आश्वस्त हो जाता है। लेकिन खैर, दूसरा उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि जो लॉस को, लैंड लॉस और लिक्विडिटी, इनकी बात की है, तो जो उद्योग जगत है उसको वो निवेश करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि उद्योग जगत नए निवेश के लिए और पैसा डालने से के लिए बार बार कहता था कि हमारे लेबर लॉज बहुत कड़े हैं, लैंड लॉज बहुत कड़े हैं, और ये असेट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे कानून बहुत सख्त हैं। आज जो उनका संकेत है कि इन कानूनों को वो ढीला करके, श्रमिक कानूनों को ढीला करके, और हमारे साथ श्रमिक आंदोलन वाले बैठे हैं, वो इस पर कुछ कहेंगे जरूर। प्रोफेसर साहब से और थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, फिर मैं डॉक्टर वली के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं। आपने बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया कि कितने लोगों को मदद दिए जाने की जरूरत है। मैं दूसरा ये समझना चाहूंगा कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर जो इंपैक्ट हुआ है उसको भारत क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत में कर रहे थे? देखिए, हमारे देश में पिछले 3 बजट में अगर आप देखें तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने कस्टम्स ड्यूटीज बढ़ाए हैं और बाकी और प्रोविजंस किए हैं। तो इस समय दुनिया की स्थिति ये होगी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिवर्स में जाएगा। ज्यादातर लोग इस समय जो सप्लाई चेन है वो अपने देश में जो बनाएंगे, तो ये भारत भी उसी कदम पे जा रहा है कि हम अपना सप्लाई चेन खुद ही वो करें। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगा, हमें अपना इन्वेस्टमेंट तेज करना पड़ेगा। पर उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर नहीं बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट देश का भी नहीं तेज होगा। तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट तेज करना पड़ेगा। सरकार को जो पैसा निकाल के कहीं से और इन्वेस्टमेंट तेज करना पड़ेगा, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू हो पाए। इस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं शुरू होगा क्योंकि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वैसे ही अक्टूबर में आपने देखा आरबीआई के आंकड़े बता रहे थे कि 70% पे है, इस समय तो 25% पे हो गई। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 25% होगी तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। तो इसलिए सरकार को फिर पहल लेनी पड़ेगी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी नहीं करेगा। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारें नहीं बिक रही हैं तो वो और कैपेसिटी ऐड करके क्या करेंगे। उसी तरह एयरलाइंस इंडस्ट्री है, उसी तरह बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसीलिए मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी होगा और वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा तो जो दोबारा जो फिर डिमांड भी बढ़ने लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट को भी हमें सोच के करना पड़ेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे आता चला जाए। एक आखिरी सवाल सर, चाइना को लेकर भारत को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि मैं नितिन गडकरी जी से बात कर रहा था तब उन्होंने कहा था कि चाइना की कई कंपनी भारत आ सकती हैं, और प्रधानमंत्री ने भी ये बात जब दूसरी बार
दूसरी और तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कही थी तो उन्होंने बात कही थी, जापान ने एक पैकेज दे दिया है, भारत वैसा पैकेज शायद न दे पाए। अब आपको बताइए कि चाइना के मद्देनजर, चाइना के प्रति जो मिसट्रस्ट बढ़ा है, उसका भारत कैसे अपने लिए पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, ये समस्या तो पिछले 2 साल से थी और चाइना से कैपिटल निकल के वियतनाम और बाकी और ऐसी जगह पे जा रहा था। ताइवान नहीं, मैं चाइना से कह रहा हूँ, चाइना से भी निकल के वो जा रहा था वियतनाम जैसे देश में। तो वहां पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा जिससे कि कैपिटल अगर आता है। पर लेकिन मेरा मानना है कि अभी 2 साल तो कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में सब जगह मंदी है और एक डिप्रेशन की स्थिति में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो अभी 2 साल तो नहीं आएगा, पर इतने बीच में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि कुछ कैपिटल हमारे देश में भी आए। लेकिन अभी सारे देश इस समय ज्यादा डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ट्रम्प साहब कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका का है वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो। वही में हाल मुझे लगता है यूरोप में भी होगा, बाकी और बड़े देशों में होगा। तो अभी हमको अपने ऊपर निर्भरता होनी चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टमेंट तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का महज 5% है। तो हमें जो हमारा 95% इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे तेजी से बढ़ाएं, उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा बाहर के ऊपर निर्भर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार, इतनी आपने हमसे महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। लेकिन अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं, क्यों ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमको लगातार? पहले दिल्ली में आनंद विहार के अड्डे पर भारी भीड़, उसके बाद हम देख रहे हैं देश के हर राज्य से मजदूर लॉकडाउन के दौरान निकल रहे हैं और राज्य सरकारें उनको जाने भी दे रहे हैं। वो कोशिश कर रही है कि किसी दूसरे राज्य में चल जाए। राहुल देव जी, क्या ये राज्य सरकारों का कलेक्टिव फेलियर नहीं है और एक हद तक केंद्र सरकार का भी? निश्चित रूप से इस सत्य से इनकार हम नहीं कर सकते कि बाकी तमाम कोशिशें करते हुए, और कोशिशें अच्छी हुई, भारत बेहतर स्थिति में है दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में। लेकिन ये पक्ष ऐसा था जिस पर पहले से अनुमान लगाकर इंतजाम नहीं किया जा सका, और इसमें केंद्र और राज्य सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज भी इतने 2 महीने बाद भी अगर ये दृश्य हमें दिखाई पड़ रहे हैं तो ये इससे बड़ी नाकामी का कोई सबूत हो नहीं सकता, और ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है। तो अब पहले आपने भी जिक्र किया, जिक्र हो चुका है कि अब जिस आधार पर जिन उद्योगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो बिना मजदूरों को चले कैसे? आपने ये सवाल उठाया अभी। अब इन मजदूरों को ये वापस आने वाले नहीं है आसानी से। इनको बहुत पक्की गारंटी चाहिए होगी कि हमारी नौकरी होगी, हमारे रहने की जगह ठीक होंगी, हमारी सेवा शर्तें ठीक होंगी, हमें तुरंत निकाल नहीं दिया जाएगा। आप एक तरफ श्रमिक कानून हटाने की बात कर रहे हैं, ढीला करने की बात कर रहे हैं, तो इनमें वो पुनर्विश्वास कैसे जागृत होगा कि वो वापस अपने घरों की सुरक्षा छोड़कर वापस उन जगहों से जाएं जहां से उनको भागना पड़ा। ठीक है, सीधे चलता हूं सुदेश वर्मा जी के पास। सुदेश भाई, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे राज्यों ने जानबूझकर मजदूरों को निकाला। वो चाहते हैं कि वो दूसरे राज्यों में चले जाए। दिल्ली में एक वानगी हमको साफ साफ दिखाई दी। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने मजदूरों को लेना नहीं चाहते, ट्रेन नहीं चलवाना चाहते, गृह मंत्री को उसके लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती है। दीपक जी, मैं बोलूंगा तो राजनीति लगेगी, लेकिन सच है तो बोल देता हूं। आपको याद होगा दिल्ली में किस तरह से हुआ, भड़काया गया। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं टीवी में दीपक जी कि ये उन राज्यों के लिए जहां मजदूरों ने इमारतें बनाई, अमीरों की, मुंबई बनाया, सूरत बनाया, अहमदाबाद बनाया, दिल्ली बनाया, ऐसे जगह पे बैक टाइम था हम लोगों के लिए कि इनका आप 2 महीना रक्षा करिए, 2 महीना इनके साथ रहिए। वो भी नहीं कर पाए। वो अपने बर्डन को पास ऑन करने का प्रयास किया, और हमारे जो मेन विपक्ष के राहुल गांधी जी ने, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा माइग्रेंट वर्कर्स को भड़काने का। उसके बाद मिलकर एक सोल्यूशन फिर भी केंद्र ने निकाला। वो सोल्यूशन क्या निकाला? ठीक है, हम आपको ट्रेन देंगे, आप कम से कम उनको ट्रेन तक तो लाइए, और जब पहुंचता है आपके राज्य में तो वहां क्वारंटाइन करिए। आप देखिए महाराष्ट्र में 16 मजदूर अगर मर जाते हैं ट्रैक पर चलते हुए, तो ये बताता है कि वहां क्या 40 किलोमीटर चलने के बाद किसी ने उन मजदूरों को नहीं देखा चलते हुए ट्रैक पर। क्या क्या फर्ज बनता था स्टेट गवर्नमेंट का कि उनको पकड़कर कहीं रखते और उनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते? ये ट्रेजेडी नहीं होती। अगर 100 किलोमीटर कोई मजदूर चलेगा, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? ये खुद सोचने की आवश्यकता थी। नहीं सोचा, केंद्र सरकार पर डाल दो, राजनीति कर दो, क्योंकि ये तो आप नहीं बोल सकते ना। हमारी जिम्मेदारी तो उनको ट्रांसपोर्ट करने की थी। ट्रेन आप मांगेंगे तो ट्रेन मिला, स्पेशल ट्रेन आज भी दिए जा रहे हैं, 300 ट्रेन दिए जाएंगे, आप लीजिए तो सही। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता जी वहां राजनीति करती हैं। उसके बाद कोई बोला जाता है उनको तो बोलती नहीं केंद्र हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है।
तो ऐसे में देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री कोई मनोजीत भी मंडल जी डिसीजन को क्या लाना खुद चाहता लिए? हूं। मनोजीत मंडल जी, मिलकर लिए हैं सब डिसीजन। आपने ये सवाल पहले उठाया था, लेकिन हकीकत यह है कि आपने बसेस से बुलवाकर अपनी कर्तव्यों की तिंजली समझ ली। हरिद्वार में अजमेर से लोग आपके चले गए कोलकाता और वेस्ट बंगाल के अंदर, जो अजमेर शरीफ में हमारे तीर्थयात्री भाई फंसे हुए थे, लेकिन हरिद्वार से नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? कौन कह रहा है भाई? यहाँ 8 से ज़्यादा ट्रेन आ गई है, आपको पता ही नहीं है, सुदेश जी को पता ही नहीं है। लेकिन इस बारे में हम नहीं जाएंगे। मैं एक सीधा साधा सवाल करता हूँ, जो इकोनॉमिस्ट साहब चले गए, हम तो इकोनॉमिस्ट होता है ना मनोजीत। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। 8 तारीख को तैयार हो गए थे, यू डोंट नो। 9 तारीख आपकी चिट्ठी आई, 8 तारीख को तैयार हो गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बोल दिया है। वो सब छड़िए। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की है, लोकलाइजेशन। वो जो हम तो बहुत सीधा साधा लिटरेचर का स्टूडेंट है। हम ये जानना चाहते हैं, 300 से ज़्यादा जेलें हैं, आज तक वहाँ कोरोना फैला नहीं। ये जेलों को आप पूरा क्यों ओपन नहीं कर देते हो? ये 300 से ज़्यादा जेलें एक क्लस्टर के तरह काम कर सकते हैं, फुल्ली काम कर सकते हैं। आज तक हम ये नहीं सुना। पहला लॉकडाउन के बाद ही ये 300 से जेलें पूरा खुलना चाहिए। सर, बड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशन है, नहीं चलता है। और प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है, जो बड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशन है, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन मतलब मनोजीत भाई, आपको भी आइडिया आया तो जेलों को खोल दो, इससे कोई और कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं मिला आपको? हाँ बिल्कुल। देखिए तिवारी जी भी हंस रहे हैं। मैं सीधे डॉक्टर वली के पास चलता हूँ। मैं मजदूरों पे आ रहा हूँ। मैं वक्त नहीं बर्बाद करूंगा इस पे कि जेलों को खोलना चाहिए या नहीं। तो कई सारे जेल है जो संक्रमित है, तिहाड़ भी है, आर्थर भी है। कोशिश क्या है जो उनको चलने पर मजबूर कर रही है? आप किसका फेल्योर मानते हैं? क्यों लोग ट्रैक पे चल रहे हैं? राज्य सरकारों की आपके हिसाब से क्या जिम्मेदारी बनती है? वो घर जा रहे हैं अपने, क्योंकि उनके अंदर उम्मीद जो आज जगाई है प्रधानमंत्री जी ने, ये थोड़ा और पहले जगानी थी। जो आज 5 पिलर की बात की है, इकोनॉमी, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई। और आज जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, पसीने की खुशबू। तो ये जो पसीने की खुशबू है, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री जी ने बोली है। ये उस तबके को अट्रैक्ट किया है जिसकी आप बहुत देर से बात कर रहे हैं। और मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। मैंने शुरू के 4-5 दिन में कहा था कि ये इनको हमको वापस नहीं जाने देना है, और अगर वापस जाने देना था तो अब तो ये वक्त उनको वापस लाने का था। दूसरा जो मैं बिटवीन द लाइन रीड कर रहा हूँ, दीपक जी, मैंने आपका कवरेज देखा था कच्छ का, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ कच्छ। और आज भी वो एक गवाही है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो इशारा किया है, मैं इसको बिटवीन द लाइन रीड कर रहा हूँ कि बाहर के उद्योग इंडिया में आके जब लगेंगे तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर इंडिया में आएंगे। इंडिया की रेपुटेशन इस मामले में अच्छी है। वी आर लेबर इंटेंसिव, वी आर चीप। इफ़ वी गिव देम गुड सपोर्ट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जो हज़ारों कंपनियां इस समय चीन से हटने वाली हैं, ये पॉइंट मेरे दिमाग में था जो आपने अभी छेड़ा है लास्ट में, हम उस पर बहुत बड़ा सर्वाइवल अपना जो है, मैं फिर श्रमिकों पर आता हूं। मैं मृत्युंजय भाई के पास चलता हूं, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। ठीक है डॉक्टर वली, मैं आपके साथ आखिरी में आऊंगा। कोरोना की लड़ाई पर मैंने आपको शो में इसलिए रखा था कि आप हमको गाइड कर सके, जो हमारा रिकवरी रेट है वो हमको कितना उत्साहित करता है। डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मुझे ये बताइए कि ये दिक्कत खड़ी क्यों हुई? जैसे मैं आपका बात बताऊं, एक एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे से बस बुलाई, अपने इलाके के मजदूरों को मुंबई से गुलबर्गा भेज दिया। अरे अगर आप बुलवाना चाहते थे, आप बोल रहे थे हम 100 बसों के पैसे दे देंगे, इतनी ट्रेन के दे देंगे, दे देते, कोई इनिशिएटिव लेता, काम करता, खाली जुबानी जमा खर्चा क्यों? देखिए दीपक भाई, आपको पता है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता विरोधी दल विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव जी ने इस संकट काल में, आपदा की घड़ी में गरीबों की चिंता की। जब बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम लाएंगे गरीबों मजदूरों को, छात्रों को नहीं लाएंगे, फिर वीआईपी और रसूखदार परिवार के बच्चे आने लगे अपने घर, साधारण परिवार के बच्चे को सरकार ने छोड़ दिया। तब तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार पर दबाव बनाने का काम किया, सरकार के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया,
उन्होंने कहा 50 ट्रेन का किराया हम देंगे, 2000 बसें देंगे। और सरकार दी नहीं को ना सर, शर्मिंदगी महसूस- कह के छोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूं, दीपक सोनू भाई, सूद ने दे दी, सोनू सूद ने दीपक करके भाई, दिखा दिया, एक आदमी ने करके दिखा दिया। आपकी तो दीपक इतनी भाई, बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है मृत्युंजय भाई। दीपक भाई, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत फैन रहा हूं, और मैं आपके जिम्मेवार चैनल पर बोल रहा हूं। आज भी बिहार सरकार कहे, तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कहां लगाना है आप बताओ बस, लेकिन सरकार के लोग तेजस्वी यादव जी को ही गालियां देने में समय बिता रहे थे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराना, विपक्ष को गालियां देना, ये यहाँ एनडीए के जो लोग हैं, ठीक है, सरकार को मैं हमने जवाब लेता हूं। सहयोग किया। ठीक है सुदेश हम भाई, मजदूरों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये गरीब विरोधी सरकार, डबल इंजन की सरकार जब मजदूरों को भगवान के भरोसे और सहाय छोड़ने लगी, तब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने सरकार को कहा हम ऐसे नहीं बैठेंगे। अब सारे प्रवासी मजदूर जो परेशान हैं, जो भूख से तड़प रहे थे, सुदेश भाई वो मुझे एक कोरोना बात से बताइए, मरते नहीं मरते, मुख्यमंत्री भूख नीतीश से मर कुमार जाते। इस मसले पर, कभी कोटा के मसले पर, कभी श्रमिकों के मसले पर, कभी हाँ कभी ना क्यों करते रहे? नहीं, देखिए दीपक जी, आपको पता है कि लॉकडाउन में, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, थोड़ा फैक्ट्स जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आर्गुमेंट सही नहीं है। आपको सारा पता है ट्वीट किसी आपको भी दिखा लॉकडाउन देते हैं में, दीपक जी। किसी भी, सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए, सुनने हम की क्या भी थोड़ा सुनेंगे, रखिए ना। आपको नहीं पता है। आप अच्छा, हमको नहीं पता, सिखा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा हम भी सिखाते हैं, सीख लीजिए। देखिए लॉकडाउन के समय दीपक जी आपको पता है, स्पेशल परमिशन जो भी चाहता था उसको सरकार दे रही थी मूवमेंट के नहीं, लिए। सिर्फ VIP अगर कोई लोगों को चाहता, मिला। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पेशल परमिशन लिया, गलती राजस्थान सरकार की प्रदेश की थी, इन सरकारों लोगों ने को तो कोटा में ऐसा लॉकडाउन के सिचुएशन क्यों नियमों इमर्ज का किया, उल्लंघन किया इनको क्यों हमने। परमिशन दिया जाने का? तो नीतीश जी ने जो स्टैंड लिया था, एक प्रिंसिपल स्टैंड था। बाद में जब कंसेंसस बना कि माइग्रेंट्स मजदूरों को लाना है, तो बिहार सरकार ने फ्री में ट्रेन चलाई। अच्छा मृत्युंजय भाई, आप अपने टाइम पे बोलते ना, हम स्काइप से जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं जाती। समझिए, चीजों को समझिए, राजनीति नहीं करिए, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। हम क्या समझेंगे मजदूरों का, गरीबों का? अरे तो यही तो पूछ रहे हैं कि आपने मजदूरों को क्यों भड़काया? हमने काउंसलिंग की जरूरत थी जहां वो थे। छोड़ दिया उनको। अगर आपके आपने बिहार छोड़ में दिया। कोई मजदूर को आपने कोरोना उनकी होता चिंता है नहीं तो क्या की। बिहार के आपको गांव में आप मजदूरों सक्षम की है चिंता उसका इलाज होती। कराने के लिए? अगर बताइए, आपको मजदूरों की आपका चिंता हेल्थ होती, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ट्रेन ही पहले बदतर स्थिति चलाते। में है। ठीक है, आपने मैं ना आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, फिर किसी दिन झगड़ने के लिए दोनों को बुला लूंगा, फिर किसी दिन झगड़ने के लिए दोनों को बुला लूंगा। आज थोड़ा पॉजिटिव नोट पे रखते हैं। डॉक्टर वली, मैं आपको लाना चाहूंगा, अगर कोरोना के खिलाफ मेडिकल लड़ाई की बात है जी, कोरोना के खिलाफ मेडिकल लड़ाई की बात की जाए तो एज अ एक्सपर्ट डॉक्टर आज हम कहां खड़े हुए हैं, आप क्या गाइड करेंगे समाज को? हम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में खड़े हैं। जाते जाते मोदी जी ने जब अपना बयान ख़त्म किया है, उसमें भी उन्होंने यही इंडिकेशन दिया है कि कलरफुल होगा ये वाला लॉकडाउन, रंगीन होगा, इसमें रंग होगा हमारे उल्लास का, हमारे कॉन्फिडेंस का और हमारे स्वावलंबन का, और इसके साथ हमारी डेथ रेट जैसे कि आपने बताया इतनी नहीं है, हमारी रिकवरी रेट डेली बढ़ रही है, 30% प्लस है, विच इज़ ए वेरी गुड इंडिकेटर। ट्रैकिंग हमारी होती रहेगी, हमारा डिसिप्लिन होता रहेगा, अस्पतालों में हमारे बेड खाली हैं, आईसीयू खाली हैं, और हमारी डेथ रेट 3% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ी है, और इसमें वो सब केसेस शामिल हैं जिनमें निमोनिया है और दूसरी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं। इसलिए कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना है, अनुशासित रहना है, और जो भी इसके क्राइटेरियन रखे गए हैं उसको रखना है। मास्क के बारे में जाते जाते प्रधानमंत्री जी बोल गए, 2 मीटर दूरी के बारे में प्रधानमंत्री जी बोल गए, और मुझे सबसे अच्छी जो उनकी स्पीच में 3 लगे वो लगे पसीने की खुशबू। उन्होंने एड्रेस कर दिया उस रोती हुई मानवता को, उस बिलखती हुई मानवता को, उस गरीब मानवता को जिससे आज पूरा देश परेशान है, जिसके दृश्य देख के लोग रो रहे हैं, जिसके बारे में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको कवर कर दिया उन्होंने। और जो पैकेज दिया है, अगर उस पैकेज का ईमानदारी से इस्तेमाल हो तो वो बहुत बड़ा पैकेज है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नीट के हिसाब से। कोरोना इतनी बड़ी संकट नहीं है इस देश के सामने जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ जी आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा।
सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री ने कही, हमको कोरोना के साथ तब तक जीना होगा तब तक वैक्सीन ना आ जाए। आप इतना रिसर्च और डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, आपके हिसाब से इस वैक्सीन को आने में कितना वक्त लगेगा? और हम अभी एक्सपेरिमेंट में किस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। जी, हमारे पास सबसे अच्छा वैक्सीन प्लाज्मा का तैयार है, हमारे पास एंटीबॉडी तैयार है। इजराइल में, हमारे देश में वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगा। जिस वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे हैं एज ए थेरेप्यूटिक वैक्सीन, वो इस साल के अंत तक या अगले साल के फरवरी तक ज़रूर आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन अभी का वैक्सीन जो है वो सोशल आइसोलेशन डिस्टेंस है, और अभी का वैक्सीन जो है वो प्लाज्मा थेरेपी है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी है जो इजराइल ने आइसोलेट की है, और एक यूएई ने भी वो जो आइसोलेट किया है वो इनहेलेंट टाइप का जो वो भी एंटीबॉडी है वो तैयार है। तो ये बहुत जल्दी पाइपलाइन में है 3-4 चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि वी शुड गेट अप विद ए पॉजिटिव नोट। कोरोना इज नॉट ए बिगर एनिमी, एंड हमें वासुदेव कुटुंबकम के साथ हमें एक होकर इस लड़ाई को लड़ना है, और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और इसको हमको लड़ते रहना है। और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसका पालन कीजिए। असली हीरो वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर निकल जाए, और भारत ने ऐसी कई मिसालें पेश की हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर व्यक्ति मिलकर इस विपरीत परिस्थिति को एक बेहतर अवसर में अपने लिए बदलेगा। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।